दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। लोकसभा में जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 विधेयकों पर चर्चा के समय गृह मंत्री अमित शाह ने यह जो कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलतियों के चलते इस राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, वह एक ऐसा तथ्य है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। गृह मंत्री के इस निष्कर्ष से भी असहमत नहीं हुआ जा सकता कि यदि नेहरू जी कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र नहीं ले जाते तो गुलाम कश्मीर भारत का हिस्सा होता। यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस के सदस्यों को गृह मंत्री की बातें रास नहीं आई, लेकिन इससे यह सच्चाई नहीं बदलने वाली कि यदि नेहरू जी पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती भारतीय सेना को रोककर संघर्ष विराम की घोषणा नहीं करते तो वह गुलाम कश्मीर को मुक्त कराने में समर्थ हो जाती। यह उल्लेखनीय है कि स्वयं नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को लिखे गए एक पत्र में यह माना था कि संघर्ष विराम का हमारा फैसला अपेक्षित नतीजे नहीं दे सका। आखिर जब स्वयं उन्होंने अपनी गलती का आभास किया तब फिर कांग्रेस के नेताओं का उसकी अनदेखी करने का क्या औचित्य। नेहरू जी की गलतियों का एक अन्य उदाहरण अनुच्छेद 370 भी बना। इस विभाजनकारी अनुच्छेद ने केवल एक देश दो विधान की स्थिति ही निर्मित नहीं की, बल्कि जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को भी पोषित किया। इसी अलगाववाद के चलते पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। उसके हस्तक्षेप के कारण ही अलगाववाद ने आतंकवाद का रूप धारण किया। यह सही है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का खात्मा होना अभी शेष है, लेकिन इससे इनकार नहीं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से आतंकी घटनाओं पर एक बड़ी हद तक लगाम लगी है। इसके अलावा इस अनुच्छेद के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर का माहौल बदला है और वहाँ स्थितियाँ धीरे धीरे सामान्य हो रही है। यह आश्चर्यजनक है कि अनुच्छेद 370 के विभाजनकारी और भेदभाव भरे प्राविधानों के बाद भी उसके हटाने का विरोध किया जा रहा है। आखिर जो अनुच्छेद अस्थायी था उसे निरस्त करने के फैसले का विरोध करने का क्या मतलब। कांग्रेस नेता नेहरू जी की गलतियों का उल्लेख होते ही आपे से बाहर हो जाते हैं, लेकिन वे यह समझने का कष्ट नहीं करते कि उनसे वास्तव में कुछ गलतियां हुई। सत्ता में रहते समय शासक जो भी फैसले लेते हैं उनमें कभी कभी कुछ गलत भी साबित होते हैं। उचित यही है कि शासकों के फैसलों का आकलन उनके गुण दोष के आधार पर किया जाए। कांग्रेस लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में रही है। इस दौरान उसके प्रधानमंत्रियों ने कई अच्छे फैसले लिए तो कुछ खराब। बतौर उदाहरण प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने जिस तरह बांग्लादेश की मुक्ति का युद्ध लड़ा उसकी प्रशंसा हर कोई करता है, लेकिन कोई भी आपातकाल लगाने के उनके फैसले का समर्थन नहीं कर सकता।
प्रदेश में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति स्वीकृत कर बेहतर पहल की है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर चिंता का कारण बना हुआ है। मुजफ्फरपुर समेत अधिकतर शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 300 पार कर जा रहा है, जबकि 300 से ऊपर का AQI बहुत खराब स्थिति का माना जाता है। शायद इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। अब ई वाहनों की खरीद पर सब्सिडी और निबंधन में छूट दी जाएगी। 6 प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। इन शहरों के लिए 400 बसों की खरीद होगी। 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहनों को नष्ट करने की भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह अच्छा हुआ कि चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में भी छूट के प्रावधान किए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में चार्जिंग स्टेशन नहीं होने की वजह से ऐसे वाहनों की कम खरीदारी हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही राज्य सरकार ने पटना, मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहरों में डीजल इंजन वाले वाहनों पर रोक लगा दी थी। बहरहाल सरकार प्रदूषण नियंत्रण को लेकर गंभीर है, लेकिन तमाम सख्ती के बावजूद निर्माण एजेंसियां सावधानी नहीं बरत रही है। बगैर हरे पर्दे के निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाते हैं। कई औद्योगिक इकाइयां भी लापरवाही कर रही है। इससे छोटे छोटे शहरों की हवा भी प्रदूषित होने लगी है। कहने की ज़रूरत नहीं कि निर्माण एजेंसियों के साथ ही धुआं उगल रही औद्योगिक इकाइयां पर भी कड़ी कार्रवाई करनी होगी। भारत सरकार की उत्तर पश्चिम सीमा से होने वाली घुसपैठ सदा से उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती रही है, लेकिन चीन की आक्रामक नीतियों के चलते हमारी उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमाओं पर भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है। यह खतरा समय समय पर सिर उठाता रहा है। वर्ष 2020 के दौरान गलवान में भारत और चीन के बीच सैन्य झड़पों के बाद अब तिब्बत से लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC भी भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा की तरह ही सैन्य दृष्टिकोण से संवेदनशील हो उठी है। पिछले 3 साल से वहां निरंतर युद्ध स्तरीय सैन्य तैनाती बनाए रखनी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में अब भारत की पूर्वी सीमाओं पर भी संकट के बादल छाते दिख रहे हैं। भारत की पूर्वी सीमाओं से लगने वाले म्यांमार के इलाकों में आजकल गृह युद्ध जैसे हालात हैं। इससे पूर्वोत्तर भारत में शरणार्थी संकट उत्पन्न हो रहा है। इस कारण सीमा प्रबंधन का काम जटिल हो गया है, जिससे केंद्र और राज्यों के संबंध भी प्रभावित हो रहे हैं। शरणार्थियों की आड़ में अवांछित तत्व भी घुसे चले आ रहे हैं, जो इस संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए जोखिम बढ़ा सकते हैं। 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद से वहां के विभिन्न जनजातीय उग्रवादियों ने गठजोड़ बनाकर म्यांमार की सैन्य सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है।
इनमें से अधिकतर भारत की पूर्वी सीमा से लगने वाले म्यांमार के प्रदेशों में सक्रिय हैं। चूँकि ये गुट तथाकथित रूप से सैन्य शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो विश्व भर में लोकतंत्र के प्रसार के नाम पर दुकान चलाने वाले पश्चिमी देशों के एनजीओ नेटवर्क का इन उग्रवादियों को पूरा समर्थन मिला हुआ है। स्टॉप।